हाँ जी, नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है कॉस्मो अकेडमी द पाथ ऑफ सक्सेस में। मेरा नाम है विकास और हम आज के लिए आपके लिए लेके आए हैं एसएससी एमटीएस के आरंभ बैच की वो चौथी क्लास, जिसमें प्रैक्टिस करेंगे 40 क्वेश्चन। जी हाँ, ये प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं जिसमें जीके के मैं करवा रहा हूँ, जीके जीएस के, और मैथ के रामचंद्र सर करवा रहे हैं, और रीजनिंग के आपको जो लोकेश ताकर सर है वो करवा रहे हैं, और सारे सिलेक्टेड हैं और आपको सिलेक्शन दिला के रहेंगे। जी हाँ, बस आप ये प्रैक्टिस सेट पूरे कर लीजिए। इसमें आपको 2023 के और पीछे 2022 के 2019 में जो एमटीएस की एग्जाम लगी थी उसके जो क्वेश्चंस हैं वो उठाए जा रहे हैं और उनको बिल्कुल इजी तरीके से आपको सोल्व कराए जा रहे हैं। जी हाँ, ये प्रैक्टिस सेट देखिए, आप कितना ही पढ़ लो, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक बेड़ा पार नहीं लगने वाला है। प्रैक्टिस सबसे ज्यादा जरूरी है। प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, बस सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए। अगर दिन में आप सुबह से शाम तक पढ़ रहे हो तो आपका जो 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा आप उसको अलग से उसका स्लॉट बनाइए जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस से क्या होता है कि आपको पता लगता है कि मेरी तैयारी कहां तक पहुंच चुकी है। ठीक है, तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज अपन चौथा प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे। और इसमें देखिए क्या है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस के प्रत्येक सब्जेक्ट के आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसका मतलब है कि टोटल कितने क्वेश्चन हो गए भैया? टोटल 40 क्वेश्चन इसमें हो चुके हैं। तो 40 क्वेश्चन और साथ में इसका जो अपन एक्स्ट्रा स्टैटिक जीके पढ़ते हैं वो भी अपन यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इसमें पहला क्वेश्चन है, किस स्थान पर आयोजित की गई कांग्रेस अधिवेशन में दादाभाई नौरोजी ने स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था? कब किया था कांग्रेस अधिवेशन? कौन सा कांग्रेस अधिवेशन था? कब हुआ था? और अध्यक्ष कौन थे? और क्या किया गया था? सारी चीजें आपको याद रखनी है। और मैं आपको बता दूं, कांग्रेस की एक पूरी आपको अलग से क्या मिलेगी, एक वीडियो मिलने वाली है जिसमें पूरी कांग्रेस आपको पढ़ाई जाएगी। पूरी कांग्रेस का जो इतिहास है, वो कब इसकी स्थापना, किसने स्थापना की थी, कहां पे की थी, कौन कौन से अधिवेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हुई है, सब चीजें आपको बताई जाएगी। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। देखिए, ये हुआ था भैया कलकत्ता अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन हुआ था? कलकत्ता अधिवेशन हुआ था 1920 में। कब हुआ था? 1920 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की थी। ये आपको ध्यान में रखना है। और इसी में स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। ये स्वराज, जो पूर्ण स्वराज का प्रयोग किया गया था 1929 का जो लाहौर अधिवेशन है, उससे अलग है। देखिए, पूर्ण स्वराज का मतलब था कि जो ब्रिटिशर्स हैं, जो अंग्रेज हैं, उनसे पूर्ण रूप से स्वतंत्रता। लेकिन ये जो स्वराज है, ये उनके अंडर में काम करना, लेकिन भारतीयों के लिए स्वतंत्रता, ये उस स्वराज को दर्शाता है। ठीक है, कहां किया गया था ध्यान रखना है, कलकत्ता अधिवेशन में 1920 में हुआ था और अध्यक्षता इसकी की थी दादा भाई नौरोजी ने। ऐसे ही अपन आगे बढ़ते चलेंगे। प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस सेशन को प्रैक्टिस सेशन के अकॉर्डिंग अपन इसमें बात करेंगे। ठीक है, देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत कब की थी? कब की थी, इसके साथ में कहां की थी, ये मैं आपको बता देता हूं। देखिए, की गई थी बंगाल, इसके साथ में थी ये बिहार। कहां कहां के लिख लेना भैया, इंपॉर्टेंट है, बंगाल, बिहार और ओडिशा में। और ये है क्या, ये भी आपको समझना जरूरी है। जो स्थायी बंदोबस्त है, ये भूमि व्यवस्था है। ये क्या है भैया? एक प्रकार की भूमि व्यवस्था है। और लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में क्या किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में इसको शुरुआत करी गई थी। बंगाल, बिहार और ओडिशा में भूमि व्यवस्था से संबंधित है और लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में इसकी शुरुआत करी गई थी। आपको ध्यान रखना है, ये करी गई थी भैया 1773 ईस्वी में। कब की गई थी? इंपॉर्टेंट है, 1773 ईस्वी में इसकी स्थापना, स्थायी बंदोबस्त, जो कि बंगाल, बिहार और ओडिशा में स्थायी बंदोबस्त की इसकी स्थापना करी गई थी। ये भूमि व्यवस्था से संबंधित है और लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो कि उस टाइम में भारत के वायसराय थे, उनके शासनकाल में इसकी स्थापना करी गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा महात्मा गांधी के आदर्शों पर आधारित निदेशक सिद्धांत नहीं है? देखिए, जो डीपीएसपी है, कौन से? डीपीएसपी आर्टिकल 36 से लेके 51 तक, 36 से लेके 51 तक भारत के संविधान में जो डीपीएसपी हैं, जो भारत के नीति निदेशक तत्व हैं, वो एक तरीके से गांधीवादी विचारधारा पर ही चलते हैं, समाजवादी विचारधारा पर चलते हैं। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा महात्मा गांधी के आदर्शों पर आधारित निदेशक सिद्धांत नहीं है? इसका मतलब है जो डीपीएसपी है उनमें क्या शामिल नहीं किया गया है। आइए ऑप्शंस पे नजर डालते हैं। शहरी क्षेत्रों में औद्योगिकरण को बढ़ावा देना, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, बिल्कुल, क्योंकि इससे क्या होगा, जो ग्रामीण क्षेत्र के जो गरीब लोग हैं, जो निम्न स्तर के लोग हैं, उनको
क्या मिलेगा? अपना गुजारा करने के लिए धंधा मिलेगा, जिससे वो अपना गुजारा कर सकते हैं। कुटीर उद्योग, ये गांधी जी की पूरी तरीके से विचारधारा थी। ठीक है, आगे देखते हैं। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पेय पदार्थों, दवाओं पर रोक लगाना। बिल्कुल, जो दारू पानी पीते हो आप, पीते हो क्या? पीते हो कमेंट करो, नहीं पीते हो दिल दो। ठीक है, आप पीना नहीं है भैया। जब तक आपकी जॉब नहीं लग जाती तब तक पीना नहीं है आपको। अगर पियोगे तो भूल जाओगे सारी चीजें। पीने से क्या होता है, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना पीछे, जिसको अपन छोटे बुद्धि बोलते हैं, उस सबकॉन्शियस माइंड पे डायरेक्ट इफेक्ट डालती है जो नशीले पदार्थ होते हैं। शराब, ये आप जब खाते हो कबाब, ये सब चीजें, भांग धतूरा, सब ये क्या होता है, सब डायरेक्ट इस पे इफेक्ट डालता है। और जो आप याद करते हो ना, वो सब याद किया हुआ भी इसी में जाता है। इसीलिए आपको नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना है जब तक आपकी नौकरी नहीं लग जाती। उसके बाद में आप मनमर्जी के मालिक हो, जो करना है करो, लेकिन अभी फिलहाल कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो इनका रोकथाम करना भी ये गांधीवादी विचारधारा है। ग्राम पंचायतों का गठन करना, बिल्कुल स्थानीय स्वशासन ग्राम पंचायतों का गठन करना जरूरी था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने लिए? शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक को बढ़ावा देना। शहरी क्षेत्रों में उद्योग को बढ़ावा नहीं देना है, क्योंकि अगर आप शहरी क्षेत्रों में उद्योगों को बढ़ावा दोगे तो पॉल्यूशन फैलेगा, प्रदूषण फैलेगा, और वहां के जो लोग हैं, जो रेजिडेंशियल एरिया है, वहां पे लोगों का रहना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए शहरों को साफ सुथरा रखना, अगर आपको उद्योगों को बढ़ावा देना है तो ऐसी जगह जहां, वहां पे उद्योगों को बढ़ावा दीजिए जहां पे सरकार के द्वारा उद्योग स्थापित करने की एक निश्चित जगह होती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अपने लिए ए, मतलब शहरी क्षेत्रों में औद्योगिकरण को बढ़ावा देना। ये गांधी जी के नीति निर्देशकों में नहीं था। ठीक है, आगे देखते हैं। हिंदू सुधार संगठन ब्रह्मा समाज, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण परमहंस, रविंद्रनाथ टैगोर, आत्मरंग पांडुरंग। देखिए इसका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, ये क्या थी ब्रह्म समाज? ये सती प्रथा, ठीक है, विधवा विवाह और जो जात पात थी उनके विरुद्ध काम करने वाली एक संस्था थी ब्रह्म सभा, जिसका स्थापना राजा राम मोहन राय जी के द्वारा करी गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे अपना क्वेश्चन, ये क्या हो रहा है बोर्ड के भैया, आगे तो चलो, एक मिनट, ये बोर्ड हैंग हो चुका है। अब इसका अपन क्या करें अगर बोर्ड हैंग हो चुका है तो? हाँ, चल दिया चल दिया चल दिया भाई, चल दिया। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। कौन सा भारतीय जन आंदोलन महात्मा गांधी के प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ शुरू हुआ था? दांडी मार्च, नमक सत्याग्रह, आपको पता होना चाहिए। ये कब स्टार्ट हुआ था? मार्च से अप्रैल तक। ठीक है, कब स्टार्ट हुआ था भैया? 12 मार्च को स्टार्ट हुआ था, 12 मार्च 1920 को। ठीक है, और ये खत्म कब हुआ था? 6 अप्रैल 1930 को। सॉरी 20 नहीं है इसमें, 30 है। ठीक है, इसके साथ में क्या किया गया था? 390 किलोमीटर की इन्होंने यात्रा की थी। 390 किलोमीटर कहां पे? साबरमती आश्रम से, साबरमती आश्रम से इन्होंने अपनी यात्रा स्टार्ट की थी, और 390 किलोमीटर की यात्रा इन्होंने की थी। और किसी तट पे जाके, किसी क्या बोलते हैं, समुद्र के तट पे जाके इन्होंने 6 अप्रैल को क्या किया? नमक बनाया। कि इन्होंने, गांधी जी ने क्या बनाया भैया? नमक बनाया, और जो नमक सत्याग्रह है उसको तोड़ा। और इसके साथ में, दांडी मार्च के साथ में ही सविनय अवज्ञा आंदोलन भी शुरुआत हो चुकी थी। इंपॉर्टेंट है भैया, सविनय अवज्ञा आंदोलन किससे रिलेटेड है? ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दांडी मार्च से ये रिलेटेड है, जिसको नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, सांची स्तूप की नींव निम्नलिखित में से किस राजा द्वारा लिखी गई है? सांची स्तूप सबसे पुराना स्तूप है, बौद्ध धर्म का सबसे पुराना स्तूप। ठीक है, कहां पे स्थित है भैया? ये है रायसेन मध्य प्रदेश में। कहां पे स्थित है? रायसेन मध्य प्रदेश में। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट है 1989 में। कब? 1989 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया है। यूनेस्को के द्वारा 1989 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया है। और अशोक के द्वारा, जो मौर्य वंश के शासक थे, कौन से वंश? मौर्य वंश। ठीक है, अगर अशोक पूछा जा रहा है तो वंश भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि जो सांची स्तूप है वो कौन से वंश के शासनकाल में इसका निर्माण कराया गया था? तो वो था मौर्य वंश। और मौर्य वंश के कौन से राजा? अशोक के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। और 1989 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसका दर्जा दे दिया गया था, यूनेस्को में इसको शामिल कर लिया गया था। ठीक है, रायसेन मध्य प्रदेश में ये स्थित है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आर्म्स एक्ट और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वर्ष पारित किए गए थे? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट और आर्म्स
एक्ट। देखिए क्या है, पहले तो ये समझिए। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट था भैया, ये था आपके जो भारतीय समाचार पत्र थे, भारतीय समाचार पत्र, ठीक है। भारतीय जो समाचार पत्र थे उनके विरुद्ध इनको काम करने के लिए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट बनाया गया था। इसका जो मतलब था वो ये था कि भारतीय भाषा में और भारतीय लोगों के द्वारा जो समाचार पत्र प्रचारित किए जा रहे हैं, जो संचालित किए जा रहे हैं, उनको खत्म किया जाए, उनको बंद किया जाए, क्योंकि उनमें सिर्फ और सिर्फ जो अंग्रेज थे उनके खिलाफ बातें की जा रही थी, उनके विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, उनके खिलाफ उनमें कुछ छापा जा रहा था। उस चीज को बंद करने के लिए 1878 में, ये सन याद रखना भैया, आर्म्स एक्ट और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट दोनों एक ही है। भारतीय समाचार पत्रों के विरोध में ये वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लॉन्च किया गया था। और 1878 में लॉर्ड लिटन के शासनकाल में, ये भी आपको ध्यान में रखना है, किसके शासनकाल में? लॉर्ड लिटन, ठीक है। ये पूछा जा सकता है किसके शासनकाल में इसको स्थापना की गई थी, इसको पारित किया गया था। तो लॉर्ड लिटन के शासनकाल में 1878 में भारतीय समाचार पत्रों के विरुद्ध इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है अपना क्वेश्चन, वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? अभी पढ़ा है हमने 1878 ईस्वी में। देखिए एक शिफ्ट में 2 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के विशाल स्नानागार के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? विशाल स्नानागार, ये विशाल स्नानागार आपको कहां देखने को मिलेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में? ये देखने को मिलेंगे आपको भैया मोहनजोदड़ो में। कहां पे? मोहनजोदड़ो में, ठीक है। और मोहनजोदड़ो कहां पे है वर्तमान में? उस टाइम सिंध प्रांत, कहां पे? सिंध प्रांत, जो कि वर्तमान में कहां स्थित है भैया? ये है पाकिस्तान में। और इसी में ये विशाल स्नानागार आपको देखने को मिलेंगे, विशाल स्नानागार, ठीक है। और इसी को मोहनजोदड़ो को क्या बोला जाता है और अन्य किस नाम से जाना जाता है? मर्तकों का टीला। किस नाम से जानते हैं भैया? मर्तकों का टीला नाम से इसको जानते हैं। और इसमें पूछा गया है कि जो विशाल स्नानागार है ये किस काम में आता था? तो मैं आपको बता दूं, जो धार्मिक चीजें होती थी, धार्मिक स्नान होता था, धार्मिक जो क्या बोलते हैं हवन किए जाते थे, उनके लिए ये जो विशाल स्नानागार है इसका उपयोग किया जाता था। तो इसका उपयोग संभवतः धार्मिक प्रयोजन के लिए किया जाता था। बिल्कुल ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अनाज भंडारण के लिए बड़े बड़े गारे बनाए गए थे जिसमें अनाज भंडारण किया जाता था। मोहनजोदड़ो की जो सिंध प्रांत में स्थित है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है मोहनजोदड़ो से। जो विशाल स्नानागार है वो किस लिए यूज किए जाते थे? तो ये आपको वहां पे धार्मिक कार्य करने के लिए, धार्मिक स्नान करने के लिए यूज किए जाते थे, ठीक है। अपना हिस्ट्री वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब अपन देखेंगे पॉलिटी वाला पार्ट। हिस्ट्री के अपन ने 10 क्वेश्चन पढ़े, 10 के साथ में और भी क्वेश्चन अपन ने इसमें डिस्कस किए हैं, ठीक है। आइए पॉलिटी पे बढ़ते हैं। देखिए पॉलिटी का पहला क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा के 2 सत्रों के बीच अधिकतम समय अंतराल कितना होता है? 2 सत्रों के बीच। देखिए हमेशा विधानसभा में कितने सत्र होते हैं ये भी आपको पता होने चाहिए, 3 सत्र। कितने सत्र होते हैं भैया? 3 सत्र होते हैं, जिसमें पहला सत्र होता है बजट सत्र, लिखते चलना इंपॉर्टेंट। दूसरा सत्र होता है भैया, ये होता है मानसून सत्र, अभी चल रहा है मानसून सत्र, जिसमें आपको पता होना चाहिए आपके उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने इस्तीफा दे दिया है, ठीक है। इसके बाद में होता है भैया शीतकालीन सत्र। कौन सा सत्र? शीतकालीन सत्र। अब इसमें यह पूछा गया है कि इन 2 सत्रों के बीच में अधिकतम कितना टाइम हो सकता है, कितना समय जो है वो अपन इसमें ले सकते हैं, और उस समय के अंदर अंदर वो हमको जो सत्र है उसका आयोजन करवाना जरूरी है। तो ये आपको बता दो, इसका आंसर हो जाएगा 2 सत्रों के बीच का जो समय होता है वो भैया 6 माह होता है। इसका मतलब है कि 6 माह से अधिक आप टाइम नहीं ले सकते। और एक आर्टिकल 174, आर्टिकल आपको ध्यान रखना है, आर्टिकल 174 के तहत राज्य का राज्यपाल क्या कर सकता है? ये सत्र का बुलावा भेज सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 महीने नहीं होगा, 6 महीने, ठीक है। कितने महीने? 2 सत्रों के बीच में अधिकतम 6 महीने का ही अंतराल हो सकता है। 6 महीने के अंदर अंदर जो सत्र है उसका आयोजन करवाना जरूरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं अपना, निम्नलिखित में से कौन सा किसी देश का मौलिक कानून है जो सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा और प्रमुख कार्यों को निर्धारित करता है? ऑप्शन पढ़िए, अध्यादेश। नहीं भैया अध्यादेश नहीं हो सकता। प्रथाएं नहीं हो सकती, प्रथाएं चेंज होती रहती है, और हर समाज की, हर धर्म की, हर जगह की प्रथाएं हमेशा अलग अलग होती है। अंतर्राष्ट्रीय कानून कोई मायने नहीं रखता, अपने देश में अंतर्राष्ट्रीय कानून कैसा भी हो, अपना देश अपने संविधान पे चलता है।
जी हाँ, आपका आंसर आ चुका है। अपना देश अपने संविधान पे चलता है, तो देश का मौलिक कानून, सबसे बड़ा जो कानून है वो संविधान है, उससे बड़ा कोई कानून कुछ भी नहीं है। भारत देश एक लोकतांत्रिक देश है, जिसमें सबसे बड़ा जो कानून है, सबसे बड़ा लोकतंत्र का जो हथियार है, सबसे बड़ा वो है संविधान। संविधान को ही लोकतंत्र का संरक्षक माना गया है। ठीक है, तो जो सबसे बड़ा कानून कौन सा होगा, वो होगा संविधान। आगे बढ़ते हैं, आगे अपना क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से केंद्र सरकार का विधायी अंग, लेजिस्लेटिव ऑर्गन कौन सा है, सबसे बड़ा सर्वोच्च विधायी अंग, ये आपको ध्यान रखना है। कौन सा है भैया, सर्वोच्च विधायी अंग कौन सा, सर्वोच्च विधायी अंग कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना वो है भैया संसद। कौन सा है, संसद। तो इसका आंसर आपका आ चुका है, संसद है ये सर्वोच्च विधायी अंग है। अब संसद में क्या क्या शामिल है ये भी आप देख लीजिए। संसद में देखिए होता है, पहले होता है राष्ट्रपति। कौन होता है, राष्ट्रपति। ठीक है, इसके बाद में होता है लोकसभा, जो कि निम्न सदन के नाम से भी जाना जाता है, लोकसभा। और इसके बाद में होती है भैया राज्यसभा। इस टाइम राज्यसभा थोड़ा ट्रेंडिंग में है, क्योंकि इसके जो सभापति थे, आपके जो उपराष्ट्रपति, उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपना जो इस्तीफा है वो राष्ट्रपति के नाम में भेज दिया गया है, और उसको स्वीकार भी कर लिया गया है। ठीक है, संसद में कौन कौन शामिल है ये आपको ध्यान रखना चाहिए, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। सर्वोच्च विधायी अंग है कौन सा, संसद। और आर्टिकल 79, आर्टिकल 79 में संसद का विवरण दिया गया है। आपका आंसर आ चुका है संसद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे वाला क्वेश्चन है अपना, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद का संबंध संघ एवं राज्य क्षेत्र से है। देखिए अपन ने अनुसूचियां पढ़ी थी, मैंने आपको बताया था जो अनुसूची 1 है उसमें यह कहा गया है कि भारत में इतने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश होंगे, लेकिन यहां पे पूछा गया है कि आपको जिसमें अनुच्छेद कौन सा होगा, आर्टिकल्स आपसे पूछे गए हैं। तो अनुसूचियों की जो वीडियो है उसमें देखना आप, उसमें मैं आर्टिकल्स भी आपको साथ में पढ़ाता गया हूं, और आर्टिकल्स होगा 1 से 4। अनुच्छेद 1 से 4 में भारत के अनुच्छेद का संबंध क्या है, संघ एवं राज्य क्षेत्र का जो विवरण है, कौन कौन सा कितना सीमा में रहेगा, कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये सब चीजें आपको कहां देखने को मिलेगी, आपको आर्टिकल 1 से 4 में देखने को मिलेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे है अपना क्वेश्चन, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। पहली लोकसभा कब बनी थी, पहले तो ये देखते हैं। पहली लोकसभा देखिए, पहले जो चुनाव थे 1950 से 1951 में पहली लोकसभा के चुनाव हुए थे। इंपॉर्टेंट चीज इसमें है कि इसमें 15 महिला सदस्य, 15 महिला सदस्य इसमें चुनी गई थी। और इनके उस टाइम के जो अपने प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। कौन थे भैया, जवाहरलाल नेहरू। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहली जो विधान लोकसभा थी उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू उस टाइम के प्रधानमंत्री थे। पहली लोकसभा का गठन 1950 से 1951 के जो चुनाव हुए थे उसके तहत किया गया था, और इसमें 15 महिला सदस्य भी चुनी गई थी। तो पहले जो अध्यक्ष थे वो थे भैया अपना जीवी मावलंकर। पहले अध्यक्ष कौन थे, जीवी मावलंकर। ये आपका आंसर आ चुका है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, कानून का शासन की अवधारणा प्रतिपादन किसने किया है, एवी डाइसी ने। किसने किया है भैया, एवी डाइसी ने। ये कौन थे, ब्रिटिश, ये ब्रिटिश नागरिक थे जिन्होंने क्या किया है, कानून का शासन की जो अवधारणा है उसको पेश किया था। बस नाम याद रखना है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे अपना, कौन से प्रसिद्ध भारतीय नृत्यांगना राज्यसभा सदस्य नामित होने वाली पहली महिला थी। देखिए डॉक्टर विक्रम साराभाई को तो आप सब जानते होंगे। स्पेस टेक्नोलॉजी भारत में अगर किसी ने बढ़ाई है तो वो है डॉक्टर विक्रम साराभाई। ठीक है, भाभा अनुसंधान परीक्षण जो केंद्र है वो भी उन्हीं के नाम पर है, और उन्हीं की अर्धांगिनी, उन्हीं की जो पत्नी है मृणालिनी साराभाई, इनको क्या किया था, राज्यसभा में नामित किया गया था। अब आपको यह बताना है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करोगे, और लोकसभा में कितने सदस्य नामित किए जाते हैं। ठीक है, यह भारत की नृत्यांगना थी जिनको पद्म श्री और पद्म भूषण से भी, पद्म श्री और पद्म भूषण, पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया जा चुका है, इसलिए ये अपने लिए इंपॉर्टेंट बनती है, और राज्यसभा में नामित होने वाली ये पहली महिला थी। ठीक है, आगे देखते हैं, भारत में लोकसभा के लिए पहला आम चुनाव मैंने आपको बता दिया 1950-51 में लोकसभा के लिए पहला आम चुनाव हुआ था, जिसमें 15 महिला सदस्यों का भी क्या किया गया था, उनको निर्वाचन किया गया था। अब देखते हैं भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह आदेश देता है कि राज्य को कलात्मक
या ऐतिहासिक ऐतिहासिक रुचि के प्रत्येक स्मारक या स्थान की रक्षा करना जरूरी है। देखिए भैया ऐसी चीजें आपको डीपीएसपी में मिलेगी, और डीपीएसपी का जो आर्टिकल है वो 36 से 50 के बीच में आर्टिकल है। तो ये जो है कि भारत के जितने राज्य स्मारक हैं या जितने ऐतिहासिक स्मारक है उनका संरक्षण करना आपका अधिकार है, और उसी को देखते हुए आर्टिकल 49 बनाया गया। कौन सा आर्टिकल बनाया गया? आर्टिकल 49 बनाया गया, जिसमें कहा गया कि आपको भारत के जो ऐतिहासिक स्मारक हैं, जो राष्ट्रीय स्मारक है, जो राज्य स्मारक है, उनका संरक्षण करना आपका अधिकार है। ये आपके संविधान में आर्टिकल 49 में लिखा गया है। ठीक है, ये आपके पॉलिटी के क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं। अब आ गई है अपने सामने ज्योग्राफी के क्वेश्चन। अपन 10 ज्योग्राफी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए एल नीनो का तात्पर्य क्या है? एल नीनो तात्पर्य बाद में देखते हैं, पहले देखते हैं कि एल नीनो क्या है। देखिए एल नीनो एक स्पेनिश वर्ड से लिया गया है, स्पेनिश वर्ड से। ठीक है, ये लिखते चलना भैया, स्पेनिश वर्ड से लिया गया है एल नीनो, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है भैया? छोटा बच्चा। बिल्कुल, कौन सा बच्चा? छोटा बच्चा। छोटा बच्चा समझ के हमको ना दांत दिखाना रे, ये आता है ना ये गाना, बस वही वाला छोटा बच्चा है एल नीनो, जो स्पेनिश वर्ड है इसको लिया गया है। और जो एल नीनो है ये कौन से महासागर में यूज किया जाता है? ये किया जाता है भैया प्रशांत महासागर में। जो गर्म हवाएं होती है, ये आपका आंसर आ चुका है, जो गर्म जलधाराएं होती है उनको क्या कहा जाता है? एल नीनो कहा जाता है। कहां पे कहा जाता है भैया? प्रशांत महासागर में। ये भी आपके लिए अलग से एक इंफॉर्मेशन है, अलग से एक जिक्र है। प्रशांत महासागर में क्या कहा जाता है? जो गर्म जलधाराएं होती है उसको एल नीनो कहा जाता है। स्पेनिश वर्ड है और उसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है भैया छोटा बच्चा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उस भौगोलिक विशेषता का क्या नाम है जो यूरोप और अफ्रीका के बीच सीमा का काम करती है? देखिए ये है स्ट्रेट, मतलब जलडमरू मध्य। जलडमरू मध्य की पूरी वीडियो आपके सामने डाल चुके हैं हम, और ये वीडियो कहाँ पे मिलेगी आपको? ये वीडियो आपको जो प्लेलिस्ट है, स्टैटिक जीके की प्लेलिस्ट है, उसमें जाना, उसमें पूरे जो जलडमरू मध्य है उसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। इसका आंसर हो जाएगा भैया जिब्राल्टर जलडमरू मध्य। देखिए मलक्का, ये मलेशिया और इंडोनेशिया को अलग करती है। किसको भैया? मलेशिया और इंडोनेशिया, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इंडोनेशिया। ठीक है, मलेशिया और इंडोनेशिया को कौन अलग करता है? मलक्का, जलडमरू मध्य और जिब्राल्टर पूछा है यहाँ पे, जो कि यूरोप और अफ्रीका को अलग करते हैं। अब इसमें आपको आंसर ये देना है ये कौन कौन से महासागर को अलग करती है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में महावट क्या है? महावट क्या है? सर्दी के मौसम के दौरान चक्रवाती वर्षा, गर्मी के मौसम के दौरान गर्म और शुष्क हवाएं, नहीं हो सकता। मौसम में बादल फटना, नहीं हो सकता। सर्दी के मौसम के दौरान शीतलहर, नहीं हो सकता। तो ये है भैया सर्दी के मौसम के दौरान दौरान चक्रवाती वर्षा, और इसी को गोल्डन ड्रॉप्स के नाम से भी जाना जाता है। गोल्डन ड्रॉप्स क्यों? क्योंकि उस टाइम जो गेहूं की फसल होती है, उस टाइम जो फसलें होती है, जो गेहूं, चना, सरसों, मक्का, ये जो फसलें होती है उनके लिए ये गोल्डन ड्रॉप्स है। जब गेहूं थोड़ा बहुत बड़ा हो जाता है तब सब बोलते हैं कि एक वर्षा हो जाए तो गेहूं की पैदावार अच्छी हो जाए। उसी को क्या कहा जाता है? उसी को महावट कहा जाता है भारत में, और ये इसका मतलब है सर्दी के मौसम के दौरान चक्रवाती वर्षा, जिसको अन्य नाम गोल्डन ड्रॉप्स के नाम से भी जाना जाता है। मृदा विज्ञान के क्षेत्र में ह्यूमस को क्या माना जाता है? खनिज समृद्ध यौगिक, संश्लेषित यौगिक, अकार्बनिक यौगिक, मृदा में शयनित कार्बनिक यौगिक। बिल्कुल, इसका आंसर आपके सामने ये हो जाएगा, मृदा में शयमान कार्बनिक पदार्थ। ह्यूमस क्या होता है? देखिए जो पत्ती होती है, जो तना होता है, जो बीज होता है, ठीक है, इन सब का अपक्षय हो जाता है, मतलब अपघटन हो जाता है। और एक तरीके से ये किस में बदल जाता है? ये बदल जाता है भैया खाद में। किस में बदल जाता है? खाद में। और खादमनिक वो कार्बनिक पदार्थ होते हैं जिसमें पौष्टिक तत्व होते हैं आपकी फसल की पैदावार के लिए। तो माना जाता है कि भारत में जो ह्यूमस है, जो मृदा विज्ञान में जो सॉइल का विज्ञान होता है, उसमें ह्यूमस को क्या कहा जाता है? मृदा में क्षयमान कार्बनिक पदार्थ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है अपना, देखिए इसमें है फसलों का कौन सा समूह रेशेदार फसलों से संबंधित है और भारत में बड़े पैमाने पर उत्पादित किया जाता है? चना और अरहर, चाय और कॉफी। ये तो आपको दक्षिण भारत में कर्नाटक और केरल में देखने को मिलेगा। ठीक है, गेहूं और चावल, जूट और भांग। देखिए इसमें देखिए जूट की फसल रेशेदार फसल है, जूट के कपड़े बनते हैं। और भांग का जो पौधा होता है उससे भांग निकाल ली जाती है, उसके बाद में उसके रेशे बनाए जाते हैं और उससे क्या किया जाता है? कपड़ों का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो भारत में दो फसल है, जूट और भांग, जिनका बहुत अच्छे तरीके से उत्पादन भी किया जाता है। और जूट सबसे ज्यादा कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में।
ये आपको ध्यान रखना है। जूट कहाँ पे होता है भैया सबसे ज्यादा? पश्चिम बंगाल में। ऐसे क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में मानसून निवर्तन किस महीने में होता है? निवर्तन का मतलब होता है कि उल्टा मानसून। उल्टा मानसून मतलब मानसून वापस कब जाता है? कब जाता है बताओ? अभी तो मानसून चल रहा है आपके सामने, तो उल्टा मानसून कब आएगा? उल्टा मानसून होगा भैया अक्टूबर और नवंबर के महीने में, जब बारिश जाएगी, शीतकालीन जो ऋतु है वो आएगी, तो उस टाइम ही मानसून का निवर्तन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे अपना क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी तट बंदरगाह है, यानी पश्चिमी घाट का जो बंदरगाह है उसको जानते हैं? तूतीकोरिन। ये है भैया तमिलनाडु में। कहां पे है तूतीकोरिन? तमिलनाडु। मुंबई, पारादीप, ओडिशा। पारादीप का जो बंदरगाह है वो कहाँ है भैया? ये आपको ध्यान रखना। ये है ओडिशा में। विशाखापट्टनम, ये तो आपको सबको पता है आंध्र प्रदेश में होगा। और इसका आंसर आ जाएगा भैया मुंबई बंदरगाह है, क्योंकि जो पश्चिमी तट है जिसको सह्याद्री पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, ये है भैया इधर वाला पश्चिमी तट, जिसमें गोवा, मुंबई जो सब शामिल है, तो इसको मुंबई तट के नाम से भी जाना जाता है। या इसको अपन और कोई नाम पूछा जाएगा तो इसका पूछा जाएगा भैया मालाबार तट। जो मालाबार तट है वो गोवा और मुंबई के बीच का जो तट है उसको मालाबार तट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है अपना क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर पूर्व में उत्तरी अमेरिका और दक्षिण में उत्तरी महाद्वीप से घिरा हुआ है? भैया इसका एक आंसर है, यह है प्रशांत महासागर। ये आपको जब मैप से पूरी ज्योग्राफी पढ़ाई जाएगी तब आपको बताया जाएगा कि कौन सा महासागर कहाँ पे स्थित है। फिलहाल में आपको यह ध्यान रखना है, प्रैक्टिस सेट है उसको इसी अकॉर्डिंग लेना है, जल्दी जल्दी आपको आंसर करने और सारी जो क्वेश्चन है वो आपको याद करने हैं। आगे देखते हैं, भारत की जनगणना भैया इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेना, मेरे द्वारा पढ़ाया भी जाएगा। जनगणना 2011, इससे हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन डाला है 2023 में, तो 2024 वाले तैयार रहना। हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आपको भारत की जनगणना 2011 और 2001 भी इसमें शामिल कर लेना आप। 2011 और 2001 से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन क्या है, किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई थी? तो सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर लक्षद्वीप, जिसकी राजधानी क्या है? कवरत्ती, उसमें की गई थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये अपना आज का लेक्चर था, ये प्रैक्टिस सेट 4 था। ऐसे ही प्रैक्टिस सेट आते रहेंगे जब तक आपकी एग्जाम खत्म नहीं होगी। बस आपको करना क्या है? आपको करना है कि आपको जो कॉस्मो एकेडमी के जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनसे जुड़ना है, और सबसे पहले आपको कॉस्मो एकेडमी का जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करना है। ठीक है दोस्तों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपनी पढ़ाई को ऐसे ही ऊंचाइयों पर लेते जाइए, और आपकी जो एक ड्रीम पोस्ट है उसको हासिल कीजिए। ठीक है दोस्तों, राम राम।